गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपका सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्च न्यायालय कहते हैं या एससी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। अभी पिछली बार 2019 जो मेंस हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखें। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए भैया कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना मिलता है, त्याग पत्र किसे देते हैं। ठीक है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारे यहाँ पर किस प्रकार की, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देता है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे गए और पीएससी में तो हर बार इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन बराबर आया है दोस्तों, चाहे आप पीएससी प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरे सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा मैं आपको आज सर्वोच्च न्यायालय के। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या एससी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या एससी। ठीक है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों एक ही के नाम है दोस्तों। ठीक है, तीनों नाम एक ही है मतलब। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो हमारे देश में कौन सी न्याय व्यवस्था है, तो इकहरी न्याय व्यवस्था दोस्तों। हमारे देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है, एकहरी न्याय व्यवस्था है पूरे देश में। एकहरी न्याय व्यवस्था, एकहरी न्याय व्यवस्था मतलब पूरे देश में कानून कैसा है, मतलब न्याय कैसा है, तो पूरे देश में कहीं भी चले जाए आप एक जैसा न्याय मिलेगा। ठीक है, तो एकहरी न्याय व्यवस्था है। जबकि यूएसए में क्या है, दोहरी न्याय व्यवस्था है। यूएसए में किसी न्याय व्यवस्था दोस्तों, दोहरी न्याय व्यवस्था है। मतलब यूएसए में क्या होता है, अगर राज्य का कानून अलग होता है और संघ का कानून अलग होता है, जबकि भारत में क्या है, एकहरी न्याय व्यवस्था है, पूरे देश में एक जैसा कानून होता है। अब देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अनुच्छेद कई बार पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद याद करवा दूंगा मैं सर्वोच्च न्यायालय के भी और उच्च न्यायालय के लिए। इसके लिए ट्रिक सुने आप। तो देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। क्या गाना सुना होगा दोस्तों आपने, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। तो देखिए, 1 2 का 4 में क्या हो गया भैया, सर्वोच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेद में, 1 2 का 4 में एससी की स्थापना की गई है और 4 2 का 1 में क्या हुआ, एचसी, हाई कोर्ट। लिखने का तरीका ध्यान रखना, 4 2 का 1 में क्या है, एससी, 1 2 का 4 में सर्वोच्च न्यायालय और 4 2 का 1 में हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय। 4 2 देखिए 4 2 1 में क्या है दोस्तों, उच्च न्यायालय। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद याद हो गए होंगे आपको, 1 2 का 4 4 2 का 1। बस मेरा नाम याद रखना, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। ठीक है, तो इसके तहत हमने किसका गठन किया, 1 2 का 4 में सर्वोच्च न्यायालय। 1 2 का 4 में क्या आता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय आता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहां पर है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दोस्तों। कहां पर है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कहां पर होती है, तो भैया दिल्ली में होती है। सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें कहां पर होती है, तो दिल्ली में होती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें अगर देश में किसी अन्य स्थान पर आयोजित करना है या बुलाना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना होगी। किसकी अनुमति लेना पड़ेगी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की अन्य बैठकें देश के अन्य स्थानों पर बुलाई जा सकती है, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ती है। इस प्रकार की बैठकें श्रीनगर और हैदराबाद में हो चुकी है। कहां पर हो चुकी है दोस्तों, श्रीनगर और हैदराबाद में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कहां होती है, नई दिल्ली में होती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें देश के अन्य स्थानों पर भी बुलाई जा सकती है, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना होती है। और इस प्रकार की बैठकें श्रीनगर और हैदराबाद में हो चुकी है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने हैं और नियुक्तियां कौन करता है, तो भैया देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में 33 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान। कितने न्यायाधीश दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए, इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप देश में कितने टाइगर है वो भी याद रख सकेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश है वो भी याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको,
एक थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है, देश में 300 टाइगर है, कितने, देखिए क्या है ट्रिक, हमारे देश में 3000 टाइगर है। देश में जंगल में कितने टाइगर है दोस्तों, 3000 टाइगर है। हमारे देश में जंगल में 3000 टाइगर है, 3000 शेर है, कितने शेर है। अब 3000 जंगल के शेरों में से हमने क्या करा, 33 शेर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। कहा भेज दिए, 33 शेर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। तो जंगल में कितने बचे भैया, 7, ठीक है। जंगल में हमारे बचे 7, 296, ठीक है। जंगल में कितने शेर बचे हमारे, 2967 शेर बचे। जंगल में कितने शेर है हमारे, 2967 शेर जंगल में, और 33 शेर कहां पर है हमारे, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है भैया, तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब देखिए राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो एक समिति होती है, समिति की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करेगा भैया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो समिति होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय की अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है, तो भैया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेता है। ठीक, किससे सलाह लेता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है। इसके बाद अन्य न्यायाधीश जो एससी है उसके अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेता है। फिर किसी व्यक्ति को क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करता है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है भैया, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति कर देगा। अब राष्ट्रपति के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से करता है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करेगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं, और कम से कम 2 सदस्यों ने किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की है, तभी उनकी नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नियुक्ति नहीं होगी। केवल मुख्य न्यायाधीश अगर सिफारिश करता है किसी न्यायाधीश को न्यायाधीश बनाने के लिए अन्य न्यायाधीश को, तो भैया ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। परंतु जब एक समिति के रूप में सिफारिश की जाएगी तो राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी होता है, ठीक है। अब देखिए योग्यता क्या होगी मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का, अगर किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए तो इसकी योग्यता कई बार पूछी गई दोस्तों। देखिए योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या होती है, पहली योग्यता तो ये होती है भैया, भारत का नागरिक होना कंपलसरी। अगर किसी भी व्यक्ति को भारत मतलब मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। फिर इसके बाद जो सेकेंड योग्यता है भैया, 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो। कितने वर्ष तक, अगर 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका है और भारत का नागरिक है तो उसे हम मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। अगर ये योग्यता उसके पास नहीं है तो फिर सेकेंड योग्यता आती है, ठीक है। जो सेकेंड योग्यता वो ये है कि 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक लगातार वकील रहा है तो उसे भी हम मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। इसके बाद तीसरी योग्यता होती है, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो दोस्तों, विधि का अच्छा ज्ञाता हो, तो भी हम उसे क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। देखिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए 3 योग्यता होती है। पहली योग्यता तो सबके लिए कॉमन रहेगी, भारत का नागरिक हो। ये तीनों में से कोई एक योग्यता होना चाहिए उसके पास। 5 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, किसी एक का नहीं, 2 या 2 से अधिक होना आवश्यक है। मतलब मुख्य न्यायाधीश है, अगर 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तभी हम उसे मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। इसके बाद 10 वर्ष तक लगातार वो अधिवक्ता रह चुका हो, लगातार होना चाहिए, ठीक। इसके बाद यह राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का अच्छा ज्ञाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बना सकते हैं दोस्तों। अब देखिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है दोस्तों, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं। अधिकतम आयु क्या है, तो 65 वर्ष।
अब देखिए अगर ये त्याग पत्र देना चाहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे भैया? राष्ट्रपति को। किसको त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। और इन्हें शपथ भी कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ दिलाने का अधिकार भी किसको है? तो राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाता है। अब देखिए ये स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे दोस्तों। अब देखिए अगर कोई न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अपने पद की अवहेलना करता है, क्या करता है? अपने पद की अवहेलना करता है। अगर पद की अवहेलना की किसी न्यायाधीश ने तो क्या किया जाएगा उसके लिए? उसके लिए भैया सीधा सा प्रावधान है, संसद उसे पद से हटाने के लिए क्या करेगी? प्रस्ताव लाएगी। अब देखिए प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जाता है? प्रस्ताव जो होता है ना, वो एक प्रकार की महाभियोग की प्रक्रिया है। अब देखिए संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया वर्ड यूज हुआ है वो केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है। तो ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि महाभियोग शब्द किस व्यक्ति के लिए पद से हटाने के लिए उपयोग हुआ है? तो राष्ट्रपति के लिए। अब इन्हें भी कैसे हटाएंगे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाएंगे। तो भैया लोकसभा में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और राज्यसभा में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोकसभा में क्या होगा। अगर किसी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाए हैं तो कहाँ लाएंगे? लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। दोनों सदन में से कहीं पर भी लाया जा सकता है। अब जो प्रस्ताव आया है अगर लोकसभा में आया तो 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने चाहिए और वो प्रस्ताव पर 100 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। फिर किसको सौंपेंगे वो प्रस्ताव? लोकसभा अध्यक्ष को। अध्यक्ष क्या करेगा भैया? अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर अस्वीकार कर देता है उस प्रस्ताव को तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष क्या करे? अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो 3 सदस्यों वाली एक समिति बनाएगा। कितने सदस्यों वाली? 3 सदस्यों वाली एक समिति बनाएगा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक हो गया। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा? अन्य न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा। फिर जो सेकंड व्यक्ति होगा एचसी का मुख्य न्यायाधीश होगा। हाईकोर्ट का क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। और जो तीसरा व्यक्ति होगा विधि का अच्छा ज्ञाता होगा। क्या होगा? विधि का अच्छा ज्ञाता होगा। ये 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाती है। अब जैसे अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है तो अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का इसमें सदस्य होगा और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और विधि का कोई अच्छा ज्ञाता होगा। अब देखिए अगर अन्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है तो कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। और ये जो सिफारिश मतलब ये जो रिपोर्ट देंगे संसद को उसी के आधार पर लोकसभा में क्या होगा? महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा और महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। कितने तिहाई बहुमत से? 2/3 बहुमत से। अगर वो महाभियोग नहीं बोल सकते हम उससे क्योंकि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ। जो प्रस्ताव लाया गया है अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता तो फिर कहाँ जाएगा? वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी उसे क्या करें? 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान करता है और उस न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर राज्यसभा में वो प्रस्ताव लाया गया है कि किसी न्यायाधीश को हटाना तो उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कितने सदस्यों के? राज्यसभा में आए तो 50 और लोकसभा में आया तो 100 सदस्य। अब ये 50 और 100 सदस्य वाला खेल समझ में आ गया। यहाँ पे सभापति काम करेगा, 3 सदस्यों की समिति बनाएगा। ठीक है। अब देखिए हटा दिया उनको। अभी तक हमारे देश में किसी भी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर किसी भी मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। देखिए हमारे देश की सब जो न्याय व्यवस्था है जो एससी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को अभी तक हमने महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो भैया पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन हुए? तो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए हमारे हीरालाल जेकानिया। कौन हुए दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार आया। हीरालाल जेकानिया ये क्या हुए? हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश हुए सर्वोच्च न्यायालय की। अब देखिए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हुई? तो मीरा साहेब फातिमा बीबी। ये क्या हुई? हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए?
तो हीरालाल जे कानिया हुए दोस्तों। इसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हमारे, तो स्वतंत्र भारत में जन्मे हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश हुए दोस्तों एस.एच. कपाड़िया। कौन हुए, एस.एच. कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश हुए दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है दोस्तों 2,80,000। कितना मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000 रुपए मासिक मिलता है, और अन्य को मिलता है 2,50,000 मासिक वेतन मिलता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य को। और ये कौन सी निधि से दिया जाता है, तो भैया ये संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इनको वेतन मिलता है मासिक। इसके बाद देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं कि क्या क्या कार्य क्षेत्र। दोस्तों कार्य क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी पीएससी प्री 2019 मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला जो कार्य क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का पहला क्षेत्र कौन सा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है भैया, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का फर्स्ट पॉइंट है भैया संघ और राज्य के बीच का विवाद। क्या है, संघ और राज्य के बीच का विवाद, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी विधेयक या कानून के ऊपर क्या हो, किसी कानून के ऊपर या किसी क्षेत्र के ऊपर विवाद हो तो ऐसा केस कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकेंड होता है राज्य और राज्य के बीच में विवाद, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी क्षेत्र को लेकर विवाद हो जाए, या किसी नदी के जल को लेकर विवाद हो जाए, या किसी प्राकृतिक संसाधन को लेकर विवाद हो जाए तो ऐसा केस कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो देखिए संघ और राज्य के बीच में विवाद, संघ राज्य और राज्य के बीच में विवाद। इसके बाद देखिए तीसरा जो है हमारा संघ और राज्यों के बीच में विवाद। किसके बीच में विवाद दोस्तों, संघ और राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश इन सरकारों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो ऐसा केस भी कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। इसके बाद देखिए जो अगला जो क्षेत्राधिकार होता है राज्य और राज्यों के बीच में विवाद, राज्य और राज्यों के बीच में विवाद तो ऐसा केस भी कहा जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। यही क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में आया हुआ है 2019 में, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। बस इस प्रकार से आपको डील करना है थोड़ा सा। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय में, इसके तहत संघ और राज्यों के बीच के विवाद, राज्य राज्यों के बीच के विवाद, संघ और राज्यों के बीच के विवाद, राज्य और राज्यों के बीच के विवाद दोस्तों। इस प्रकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो कैसा लग रहा है इसके लिए कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए अगला जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है अपीली क्षेत्राधिकार। क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का अगला जो क्षेत्राधिकार कौन सा है आपका, अपीली क्षेत्राधिकार। क्या है, अपीली क्षेत्राधिकार। अब भैया जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा अंतिम अपीली न्यायालय, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा अंतिम अपीली न्यायालय और अंतिम न्यायालय। इसके बाद हमारे देश में कोई अन्य कोर्ट नहीं होती है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय। अपीली न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय में हम कितने प्रकार की अपील कर सकते हैं, तो 4 प्रकार की अपील कर सकते हैं। कितने प्रकार की कर सकते हैं, 4 प्रकार की। देखिए पहली कौन सी है आपकी दीवानी, कौन सी है, दीवानी अपील। फिर सेकंड है आपकी फौजदारी, कौन सी दोस्तों, सेकंड फौजदारी। और फिर थर्ड अपील होती है संवैधानिक, कौन सी अपील होती है, संवैधानिक। और चौथी अपील होती है विशेष अपील। क्या होती है, विशेष अपील दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये इतने प्रकार की हम अपील दायर कर सकते हैं। कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय। दीवानी अपील मतलब जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित, फौजदारी मतलब अपराध से संबंधित, संवैधानिक मतलब संविधान से संबंधित, विशेष अपील मतलब किसी क्षेत्र या किसी समस्या को लेकर विशेष अपील दायर की जाती है, तो ये विशेष अपील होगी दोस्तों। तो इस प्रकार की आप कितने प्रकार की अपील दायर कर सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में, 4 प्रकार की अपील दायर कर सकते हो। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय आपका मौलिक अधिकार का रक्षक है। क्या है भैया, मौलिक अधिकार का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है आपका, मौलिक अधिकार का रक्षक है। कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय। क्या है भैया, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। इसका अगला न्याय क्षेत्र क्या है, अभिलेख न्यायालय।
अब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही देश के अन्य न्यायालयों में निर्णय होगा, ठीक है, और इसके जो निर्णय होंगे वो सब जगह मान्य होंगे। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवहेलना करता है या न्यायालय की अवमानना करता है, न्यायालय की क्या करता है? अवमानना करता है, तो उसे 6 माह की सजा होती है। कितने माह की सजा होगी? 6 माह की सजा होगी, और अर्थदंड भी दिया जाएगा, जिस प्रकार से कोर्ट डिसाइड करे, ठीक है। अनुच्छेद 129 के तहत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। अगला कार्य सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। क्या है अगला? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 143, क्या है अनुच्छेद अगला? 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन से अनुच्छेद के तहत देता है दोस्तों? अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे माने या ना मानने। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे माने या ना माने। इसके बाद अगला जो इसका कार्य है, पुनर्विचार संबंधी अधिकार। क्या है? पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अब देखिए, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार में क्या होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 137, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र शक्ति दी गई है, अधिकार दिया गया है। इसमें क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं किसी केस पर, उन्हें पुनर्विचार कर सकता है और उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो देखिए, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 137 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में पुनर्विचार करने और उससे बदलने का अधिकार है। इसके बाद देखिए, अगला जो इसका कार्य है, न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार। क्या है? न्यायिक समीक्षा। अब भैया, जो सर्वोच्च न्यायालय आपका, इसे संसद और विधानमंडल, क्या है? संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है। मतलब किस प्रकार से समीक्षा कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? जो संसद और विधानमंडल ने जो कानून बनाया है, संसद और विधानमंडल ने जो कानून बनाया है, वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। तो ये न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार भी किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को है। अब देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।